नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे सुपर स्टडी पे। और आज हम सेट पेपर 5 करने वाले हैं साइंस में। तो चलिए देखते हैं, सेट पेपर 5 का सारा क्वेश्चन देख लेंगे। पिछली बार आपको पता होगा कि हम लोग जो है यहाँ तक देख चुके थे कि जो चीली जो 60 मीटर का रासायनिक नाम होता है वो हम देख चुके थे। क्या था? तो सोडियम नाइट्रेट था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। आज देखने वाले हैं कि ऊष्मा जो है, ऊष्मागतिकी रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप क्या है। यानी कि ऊष्मागतिकी रूप से जो कार्बन का सबसे अच्छा जो रूप होता है वो होता है ग्रेफाइट। तो पता होगा कि ग्रेफाइट का भी निर्माण कार्बन से ही हुआ है, तो इसका कार्बन जो आंसर डी सही हो जाएगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाता है? ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में हमारा ये जो डी आंसर सही होगा। क्या होगा कि वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। ग्रेफाइट और हीरे क्या है? एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकता है, तो इसका आंसर डी होगा। पर हम देखते हैं कि उनके पास एक जैसी क्रिस्टलीय संरचना होती है, तो बिल्कुल नहीं। उनका कठोरता समान होता है, तो नहीं। उनकी विद्युत चालकता समान होती है, तो नहीं। पर एक जैसे जो रासायनिक अभिक्रिया प्रक्रिया से जो गुजरते हैं वो चीज सही। तो इसका आंसर डी कर लेंगे। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे हम देखते हैं कि लेड पेंसिल में होता है, पता होगा कि जो लेड पेंसिल होता है उसमें ग्रेफाइट पाया जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता होगा कि ग्रेफाइट को ही हम स्नेहक के रूप में प्रयोग करते हैं। लुब्रिकेंट के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। जब न्यूट्रल रिएक्टर होता है तो उसमें हम जो है स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसका आंसर ग्रेफाइट था। पांचवें नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, हीरे की बिक्री भार की इकाई कैरेट 1 कैरेट के बराबर होती है। यानी कि हीरे का जो एक बिक्री का भार होता है वो 200 ग्राम कैरेट का होता है, 1 कैरेट। तो पता होगा कि 1 कैरेट 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। इसका आंसर बी कर लेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक न्यूनतम वायु प्रदूषण है? यानी कि जो सबसे कम वायु में प्रदूषण करता है। तो जो हाइड्रोजन है वो सबसे कम वायु प्रदूषण। मिट्टी का तेल उससे अधिक, कोयला भी करता है, डीजल भी करता है, पता होगा। पर हाइड्रोजन जो जिन्हें भविष्य का ईंधन या भविष्य का धातु कहा जाता है, तो हाइड्रोजन जो है इसका आंसर हो जाएगा बी। सातवें नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसमें जो है किसने सबसे भारी जल की खोज की? यानी कि भारी जल की खोज किसने की है? तो एच सी उरे जो है, एच सी उरे ने भारी जल की खोज की है। तो आंसर भी कर लेंगे इसका, एच सी उरे ने भारी जल की खोज की। 8 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कि वनस्पति तेल से जो है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली गैस क्या है? तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हम वनस्पति घी से वनस्पति अगर हम सॉरी वनस्पति तेल से घी बनाना चाहते हैं तो हमें हाइड्रोजन मिलाना। तो आंसर ये कर लेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, तो देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? तो इसका आंसर सी होगा, जियोन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। पता है कि जियोन एक क्या बोलते हैं, जियोन एक नॉन गैस है, नोबल गैस है। तो जियोन जो होता है उसे हम स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 10वें नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। लिखा हुआ कि गोताखोरों द्वारा जो है गहरे समुद्र में सांस लेने की लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण होता है? बिल्कुल सही। हम लोग जानते हैं कि हीलियम को ऑक्सीजन में मिलाते हैं, तो वो गोताखोर समुद्र में जब जाते हैं तो हीलियम और ऑक्सीजन को लेके जाते हैं, तो इसीलिए हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। तो ऑक्सीजन तो इसमें दिया, और हीलियम इसका आंसर हो जाएगा। ए आंसर इसको कर लेंगे। 10 का आंसर ए कर लेंगे। 11 नंबर में देखेंगे हास्य गैस है। हास्य गैस क्या होता है? तो हास्य गैस जो होता है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। बिल्कुल, आप हमेशा से पढ़ रहे होंगे कि हास्य गैस जो होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तो इसका आंसर हम बी लगा लेंगे। चलते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन पे कि वायुयानों के टायरों में भरने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? पता होगा कि जो वायुयान होते हैं, जहाज जो होते हैं, तो उन्हीं में हम नाइट्रोजन भरते हैं। उनके टायर में क्या भरते हैं? नाइट्रोजन भरते हैं। आपको पता होगा कि नाइट्रोजन जो है वो आग जलने से बचाता है, तो इसका आंसर भी हम नाइट्रोजन कर लेंगे। समझ गए होंगे आप, उम्मीद करती हूँ। तो बी आंसर आप लगा लिए होंगे। 13वें नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कि वायु से भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर वायु जो गुब्बारा रहता है उसमें हीलियम को जो है हाइड्रोजन की अपेक्षा मतलब हीलियम को ज़्यादा वैल्यू क्यों दिया जाता है? तो देखते हैं कि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि हीलियम जो है वायु के साथ विस्फोट नहीं होता, उनके मिश्रण में विस्फोट नहीं होता, इसीलिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो डी इसका आंसर कर लेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन पे हम देखने वाले हैं कि अशु गैस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जिसे टीयर गैस कहते हैं। तो अशु गैस के रूप में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, अमोनिया और क्लोरीन दोनों गैसों का प्रयोग हम अशु गैस के रूप में करते हैं। तो इसका आंसर ए और बी हो जाएगा कि अशु गैस का प्रयोग में जो है अमोनिया भी रहता है और क्लोरीन भी रहता है। तो अमोनिया और क्लोरीन दोनों हो जाएगा, यानी कि सी आंसर हो जाएगा अशु गैस। हमेशा याद रखें, अमोनिया और क्लोरीन मिलकर ही अशु गैस का निर्माण होता है। तो सी इसका आंसर कर लेंगे। 15वें नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से
कौन सा तत्व समान ताप एवं दाब पर ठोस अवस्था में होता है, यानी कि वो ताप और दाब पर जो ठोस अवस्था में रहता है। तो ये आयोडीन जो होता है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, वो अपने ताप और दाब पे भी ठोस अवस्था में पाया जाता है आयोडीन। तो पता होगा कि जो सबसे चमकीला धातु है वो भी आयोडीन होता है। तो आंसर सी कर लेंगे इसका कि जो है आयोडीन इसका आंसर होने वाला है 15 नंबर का। 16वें नंबर बोलते हैं हेलोजन जो है, हेलोजन ग्रुप आप जानते होंगे, हेलोजन ग्रुप में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो हेलोजन ग्रुप में जो सबसे अभिक्रियाशील है, सबसे ज्यादा जो रिएक्शन करता है वो फ्लोरीन करता है। तो याद रख लेंगे कि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है हाइड्रोजन गैस में। तो याद रखेंगे कि ए आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे, थोड़ा सा हल्ला हो रहा होगा, फिर आपको मैं बताती हूँ। तो 17वें नंबर क्वेश्चन पे हम देखने वाले हैं कि 17वें नंबर क्वेश्चन में हम देखने वाले थे। तो देखेंगे 17 नंबर में क्या बोला गया है कि इसमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं। देखिए पायरेन जो होता है ना ऑक्सीकाम अग्निशामक में इस्तेमाल किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड को पता होगा कि अम्ल की वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रेट भी रहता है। फ्रेओन जो है वो प्रतिशत में, यानी कि जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें फ्रेओन तो पाया जाता है, आप जानते होंगे। पर ये जो चौथा नंबर क्वेश्चन है डी जो है कि फ्लोरीन, तो फ्लोरीन युक्त बहुलक ये गलत सम्मिलित है। फ्लोरीन जो बनता है वो फ्लोरीन युक्त बहुलक से बनता है, तो ये गलत बात है। तो इसका आंसर डी कर लेंगे। 18वें नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या बोला गया है कि ट्यूबलाइट में निम्न दाब में कौन सी गैस भरी रहती है? कहने का मतलब कि ट्यूबलाइट में कौन सी गैस रहती है वो निम्न दाब पे रहती है। तो इसका आंसर हम बी करेंगे कि जो ट्यूबलाइट में नियोन और पारद वाष्प भरा रहता है, यानी कि नियोन और पारा भरा रहता है, वो वाष्प के रूप में भरा रहता है। तो 18 का आंसर हम बी कर लेंगे कि नियोन और पारद वाष्प जो है वो ट्यूबलाइट में भरा रहता है। आपको तो एग्जाम में टिक ही करना है, तो ट्यूबलाइट याद रखेंगे, नियोन और पारद वाष्प भरा रहता है। आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बताया गया है कि पहला क्वेश्चन है कि धातु एवं अधातु दोनों प्रकार के तत्वों में समानता प्रदर्शित करने वाले तत्व कहलाते हैं। यानी कि जो धातु में भी हो और अधातु में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो धातु में भी रहता है अधातु, उसे हम उपधातु बोलते हैं। जैसे कि सिलिकॉन, आपको पता होगा कि सिलिकॉन जो है वो उपधातु का उदाहरण। इसका आंसर आप डी कर लेंगे, उपधातु। देखिए दो में क्या क्या 2 नंबर क्वेश्चन में है कि दिए गए विकल्पों में से अधातु की पहचान कीजिए। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अधातु है। तो देखिए ये जो कार्बन है ये धातु होता है, जस्ता भी, सेलेनियम भी जो है धातु होता है, पर जो सिलिकॉन होता है वो अधातु होता है। याद रख लेंगे, सिलिकॉन इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उपधातुओं की आवर्त सारणी में कहाँ स्थान प्रदान किया गया? जैसे कि हमने अभी ने देखा कि धातु और अधातु के बीच में उपधातु पाया जाता है, तो उसका स्थान जो होता है धातुओं और अधातुओं के मध्य होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा कि धातुओं और अधातुओं के मध्य में उपधातु पाए जाते हैं। तो डी आंसर इसका कर लेंगे। आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। क्या कहा गया है कि सूची को मिलान करना है हमें और सही पहचान करना है। तो देखेंगे पहला क्या होता है, लिथियम। लिथियम की विशेषता आप क्या जानते हैं? लिथियम की विशेषता आप जानते हैं कि आवर्त सारणी में जो प्रथम धातु होती है ना वो लिथियम होती है। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। फिर मतलब ब्रोमीन। ब्रोमीन आपको पता है कि जो है एकमात्र द्रव धातु है, यानी कि द्रव में रहने वाली एकमात्र धातु है जो द्रव में रहती है। तो देख लेंगे इसका आंसर ए हो जाएगा, बी का 1। पारा के बारे में आप क्या जानते हैं कि पारा जो है, एक मिनट रुकिएगा, फिर से हम मिलान करेंगे कि लिथियम जो है वो तो हम जानते हैं कि आवर्त सारिणी में प्रथम है। जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन क्या है? तो ब्रोमीन जो है वो एक अधातु है, सॉरी अधातु है। पारा जो होता है ना वो होता है धातु। तो याद रखें कि द्रवस्था में पाए जाने वाले धातु जो है वो पारा है और अधातु जो है वो ब्रोमीन है और लिथियम सबसे प्रथम होता है। और सिलिकॉन को तो अभी हम देखे हैं कि अर्धचालक में प्रयुक्त होने वाली एक उपधातु है। तो इसका आंसर आप बी कर लेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप समझ रहे होंगे, ऐसा नहीं कि मुझे जानकारी नहीं, कभी मिस्टेक हो जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइबर ग्लास विद्युत रोधी बनाने के लिए किस उपधातु का उपयोग किया जाता है? यानी कि हम फाइबर ग्लास का जो विद्युत रोधी अगर हम बनाएंगे तो उस उपधातु का प्रयोग किया जाता है। कौन सा उपधातु लगाया जाता है किसमें? फाइबर ग्लास में। तो देखेंगे बोरोन जो होता है, बोरोन को हम फाइबर ग्लास बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो विद्युत रोधी होता है, विद्युत को पास नहीं करता है। तो बोरोन इसका आंसर कर लेंगे। और आगे हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि आगे और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि सिलिकॉन जो है, जैसे मैंने बताया कि सिलिकॉन एक उपधातु है, तो सिलिकॉन की खोज किसने की है 6 नंबर क्वेश्चन में? तो देखेंगे जॉन्स जैकब बर्जेलियस ने जो है वो सिलिकॉन की खोज की है। तो इसका आंसर हम बी कर लेंगे, जॉन्स जैकब बर्जेलियस ने सिलिकॉन की खोज की है।
सेशन को लाइक करते रहेंगे। मेरा मेहनत अगर अच्छा लगता है आपको तो ज़रूर, और इसी तरह से मैं हर सब्जेक्ट का सेट प्रैक्टिस लाऊंगी, तो आप ज़रूर मेरे सेशन को लाइक कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है ना, सिलिका। सिलिका जो है निम्नलिखित में से किन तत्वों का यौगिक है? सिलिका किन किन से बनता है? तो पता होगा सिलिका जो है वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बनता है। मैंने सिलिकॉन की विशेषता पढ़ाई है, उसमें सिलिका के बारे में बताया गया है, मेरे शॉर्ट में डाला होगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो आप याद रखिए सिलिका जो होता है, सिलिका वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। तो आज का आंसर सी कर लेंगे कि सिलिका जो है वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। 8 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि सिलिका का जो प्रयोग कहाँ होता है? तो प्रयोग सभी में मैंने पढ़ा है, आप देख सकते हैं मेरे शॉर्ट में। ईंटों एवं भवन के निर्माण में हम सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांजिस्टर में आपको पता होगा सिलिकॉन का लगाया जाता है। आजकल मोबाइल में जो चिप्स आती है वो भी सिलिकॉन की बनी होती है। कंप्यूटर चिप्स, सौर सेल, मैंने कहा ये जैसा कि सारे जो यंत्र है ना उनमें हम सिलिकॉन का उपयोग करते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ कि एक उपधातु जिसकी खोज से पूर्व ही मेंडलीफ जो है एक सिलिकॉन के रूप में किसकी भविष्यवाणी कर दी थी? मेंडलीफ ने जब नहीं खोज पाया था उससे पहले ही बता दिया था कि मेंडलीफ ने बताया था कि जो जर्मियन है ना वो एक उपधातु है। तो इसीलिए इसका आंसर एक सी होगा कि जर्मियन जो है वो खोज से पहले ही उपधातु की खोज से पहले ही बता चुका था कि जर्मियन एक उपधातु है। इसका आंसर हम सी कर लेंगे। 10वें नंबर क्वेश्चन पे देखने वाले हैं, वह उपधातु जो अपने शुद्ध रूप में सिलिकॉन के समान दिखाई देती है। तो इसका आंसर जर्मेनियम होगा। जर्मेनियम जो है वो बिल्कुल सिलिकॉन के समान होती है, इसीलिए सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम उपधातु कहते हैं। तो इसका आंसर ए कर लेंगे सही। 11वें नंबर क्वेश्चन पे देखने वाले हैं कि कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? तो आप याद रखेंगे जो जर्मेनियम होता है ना उसे हम कैमरा और सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल करते हैं। तो जर्मेनियम याद रख लेंगे, इसका आंसर डी हो जाएगा 11 नंबर का। और आगे हम बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन पे। तो अब आते हैं क्वेश्चन, भले ही नंबर अलग हो पर सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री के, इसी तरह से फिजिक्स, बायो सारा सेट प्रैक्टिस हम करेंगे। देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान स्थिर होता है। आपको पता होगा कि परमाणु का जितना भी द्रव्यमान होता है ना उसके नाभिक पे रहता है, स्थित रहता है। तो इसे रख लेंगे याद है। 2 नंबर में देखेंगे रेडियो सक्रियता का गुण मुख्यतः किन तत्वों में पाया जाता है? रेडियो जो सक्रियता होती है जिसकी खोज किसने की है, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की है। तो देखिए इसका आंसर बी होगा कि भारी एवं अस्थायी नाभिक तत्वों में जो क्या बोलते हैं रेडियो जो है, रेडियो सक्रियता का मुख्यतः गुण की तत्वों में होता है, तो वो भारी और अस्थायी नाभिक वाले तत्वों में रहता है। तो आप 2 का आंसर बी कर लेंगे और हम आगे बढ़ते हैं कि 2 का आंसर बी हो गया। तीसरे नंबर क्वेश्चन में बताया गया है कि रेडियो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया कि रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? तो हेनरी बैकरवेल ने जो है वो रेडियो सक्रियता की खोज की है। तो एक आंसर इसका कर लेंगे, ये हो जाएगा। और भी आगे हम बढ़ते हैं और भी 4 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे रेडियो सक्रियता जो है, रेडियो सक्रियता पर शोध के दौरान किन किन वैज्ञानिकों ने रेडियम और पोलेनियम की खोज की है? तो याद रखेंगे कि रेडियो सक्रियता पर जब खोज हो रही थी तो 2 वैज्ञानिक थे, मैडम क्यूरी थी और पियरे कुरी थे। शायद ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये उपयुक्त दोनों हो जाएगा कि इनकी खोज में जो वैज्ञानिक लगे हुए थे रेडियम और पोलेनियम के, तो वो मैडम क्यूरी और पियरे कुरी थी। तो इसका आंसर आप सी कर लेंगे। आगे हम बढ़ते हैं, रेडियो सक्रिय तत्वों द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। रेडियो सक्रिय जो तत्व होते हैं उससे हम क्या उत्सर्जित करते हैं? तो आपको पता होगा कि उससे अल्फा कण निकलता है, बीटा कण निकलता है और गामा कण निकलता है। तो ये डी हो जाएगा, ये सभी कण निकलते हैं रेडियो सक्रिय से। 6 नंबर क्वेश्चन में देखने वाले हैं कि किसी तत्व में कृत्रिम रेडियो सक्रियता उत्पन्न करने के लिए उसके नाभिक पर किन कणों की बौछार की जाती है? अगर हमें कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल रेडियो सक्रियता उत्पन्न करना है तो हम कौन सा कण उसके नाभिक पे बौछार करेंगे? तो ये सभी कण हम अगर बौछार करेंगे तो हमें कृत्रिम रेडियो सक्रियता प्राप्त हो जाएगी। कौन से कण? तो अल्फा कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे जो है वो कृत्रिम रेडियो सक्रियता के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। याद रख लेंगे फिर से एक बार, अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक क्षय के परिणाम स्वरूप निर्मित किए गए तत्व, यानी कि कोई भी रेडियो सक्रिय तत्व है उसका नाभिक क्षय हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसके परिणाम स्वरूप कौन सा नए तत्व का नाभिक बनता है? तो याद रखेंगे कि मूल तत्व के नाभिक से अधिक अस्थायी होता है। अगर वो कोई नाभिक क्षय हो जाता है ना तो जो पहले था उससे ज्यादा जो है अधिक अस्थायी आपको कण मिलेगा, आपको मूल तत्व मिलेगा। इसको याद रख लेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन पे।
कि ट्रांस यूरेनियम तत्वों के विषय में असत्य कथन को पहचानना है। तो देखिए ट्रांस यूरेनियम कथन के बारे में क्या बताया गया कि प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर बी करेंगे। ये सही है कि जो ट्रांस यूरेनियम होते हैं वो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। और भी आगे देख लेंगे इनकी परमाणु संख्या यूरेनियम से अधिक होती है। तो नहीं, ये गलत बात है। ये सही है कि ये जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं ट्रांस यूरेनियम। तो इसका आंसर आप सभी बी कर लेंगे और जरूर मेरे सेशन को लाइक करते चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कण हीलियम के नाभिक के समान परमाणिक संरचना रखता है। तो आपको पता होगा जो अल्फा कण होता है वो अल्फा कण बिल्कुल हीलियम का निर्माण ही अल्फा कणों से हुआ। तो इसे याद रख लेंगे, जो अल्फा कण होता है ना वो हीलियम के एकदम समान ही उसका परमाणु संरचना रहता है। तो इसका आंसर आप बी कर लेंगे। हम चलते 10वें नंबर क्वेश्चन पे। किसी भी रेडियो सक्रिय तत्व, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी भी रेडियो सक्रिय तत्व से एक अल्फा कण के उत्सर्जन से उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है कि कोई भी किसी भी रेडियो सक्रिय तत्व से अगर अल्फा कण उत्सर्जित हो जाती है तो देखते हैं। पहला बोला गया कि उसकी परमाणु क्रमांक यानी कि उसके नंबर, परमाणु द्रव्यमान, उसके मास में कमी आती है। तो ये दोनों आंसर सही होगा। क्या बताया गया क्वेश्चन में कि किसी भी रेडियो सक्रिय तत्व से अगर हम अल्फा कण को निकाल लेते हैं ना तो उसका परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान दोनों कम हो जाता है। तो ये इसका आंसर डी कर लेंगे कि ए और दो दोनों सही है। फिर देखते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन में। किसी भी रेडियो सक्रिय तत्व से बीटा कण के उत्सर्जन से उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन आता है। तो देखिए ये आप 3 पढ़े होंगे, अल्फा और बीटा कण, कि किसी के बीटा कण में जो होता है ना अगर हम उसको परिवर्तित करते हैं तो उसका जो द्रव्यमान रहता है अपरिवर्तित रहता है। आप पूरा थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो मुझे बता सकते हैं। इसका आंसर जो होगा वो द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। तो सी इसका कर लेंगे। गामा किरणें निम्नलिखित में से क्या है। तो जो गामा किरणें होती है वो विद्युत चुंबकीय किरणें होती है। अल्फा बीटा गामा होता है ना, उसमें जो गामा होता है वो विद्युत चुंबकीय होता है, याद रखेंगे विद्युत चुम्बकीय होता है। तो ये आंसर कर लेंगे, इसका बी कर लेंगे। समझ रहे होंगे आप, मैं समझती हूँ कि तो देखिए हो जाएगा। फिर देखिए रेडियो सक्रिय का मात्रक है। तो देखिए बैकरल और क्यूरी जैसे कि अभी हम लोग देखे थे, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। तो याद कर लेंगे। 14 नंबर क्या बोलता है कि अल्फा बीटा तीनों का वेदन क्षमता आरोही क्रम लगाना है। तो सबसे जो ज्यादा वेदन क्षमता होता है ना वो अल्फा बीटा गामा का होता है। तो गामा बीटा अल्फा ऐसे करके बढ़ते रहता है। गामा बीटा ऐसे उनका अवरोही क्रम लगाना है, यानी कि ज्यादा जो है ज्यादा से कम आना है। तो गामा का सबसे अधिक होता है, उसके बाद बीटा का होता है, उसके बाद अल्फा का होता है। तो उसका आंसर आप बी कर लेंगे। और भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा सेट को खत्म ही कर देती हूँ मैं। जैसे कि 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होता है। तो देखिए जो तीनों कण है अल्फा बीटा गामा, उसमें अगर बीटा आप निकालोगे ना तो आपको संभारिक उत्पन्न होगा, यानी कि मास उत्पन्न होगा। तो याद रखेंगे कि बीटा कण उत्सर्जित होने वाला। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया किसी भी नाभिक जो है, किसी भी नाभिक के गामा 6 से क्या होता है। अगर किसी भी नाभिक में अगर गामा 6 हो जाता है, गामा किरण उत्सर्जित होता है तो क्या होता है। तो इसका आंसर आप डी करेंगे। ना तो द्रव्यमान संख्या बदलती है और ना ही परमाणु क्रमांक। गामा अगर किरण निकलती है तो कोई भी बदलाव नहीं होता है, ना उनका द्रव्यमान संख्या का बदलाव होता है, ना ही उनके परमाणु संख्या का बदलाव होता है। इसका आंसर आप डी कर लेंगे। देखते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन में क्या है कि कार्बन डेटिंग से किसकी आयु का निर्धारण किया जाता है। जो जीवाश्म ईंधन होता है ना उनको हम कार्बन डेटिंग से निकालते हैं। तो याद रख लेंगे जीवाश्म ईंधन का जो निर्धारण है वो कार्बन डेटिंग से ही किया जाता है। तो ये आंसर लगा लेंगे आप थ्योरी अगर इस जगह पे पढ़ना चाहेंगे तो आप मुझे बता सकते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है। तो आप बिल्कुल याद रखें, केवल जो 6C14 जो उसका मास वाला रहता है ना वो कार्बन तिथि निर्धारण के लिए याद रखेंगे। 6 नीचे और ऊपर 14 जो है कार्बन तिथि निर्धारण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पूछा जाता है, आप भूलेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे। आप ए आंसर करेंगे। नीचे में 6 है सी के और ऊपर में जो है 14 है, वही कार्बन के तिथि निर्धारण के लिए होता है। तो इसका आंसर ए कर लेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखे हैं कि रेडियो जो है रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम के अर्ध वायु 600 वर्ष है। कितने वर्ष बाद रेडियो पदार्थ का जो है 25% अंश बच जाएगा। तो इसका आंसर 3200 वर्ष होगा। अब समझना चाहेंगे रेडियो सक्रिय जो पदार्थ है वो रेडियम की जो अर्धवायु है ना वो मतलब कि 1600 वर्ष है, मतलब कि आधा वायु। और फिर देखिए कितने वर्ष बाद रेडियम का जो पदार्थ का 25% जो है वो बच जाएगा। तो ये 3200 वर्ष होगा। आप चाहेंगे तो समझ सकते हैं इसको। अरे अभी थ्योरी तो मैं नहीं ना पढ़ा रही, अभी तो एमसीक्यू करवा रही हूँ। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धवायु 10 दिन है तो इसका अभिप्राय क्या है। इसका अभिप्राय यह है कि यह पदार्थ जो है 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। अर्धवायु अगर उसकी 10 दिन है तो
20 दिनों में क्या होगा कि उसका जो 4 में से 3 जो है उसका विघटन हो जाएगा 20 दिनों में। ये आंसर इसका सी कर लेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है। देखिए मैं बताती हूँ कि जो कार्बन कोबाल्ट 60 होता है वो शरीर के अतरंग अबुर्द का उपचार करते हैं, तो ये सही है कि शरीर के अतरंग अबुर्द का उपचार करते हैं। आयोडीन जो 121 होते हैं वो थायराइड थायराइड से संबंधित होते हैं, थायराइड अबुर्द का उपचार करते हैं आयोडीन। फास्फोरस जो 32 होते हैं वो स्वेत रक्त उपचार के लिए फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस मतलब कि फास्ट कर दो, साफ कर दो, तो इसीलिए श्वेत श्वेत रक्त उपचार से संबंधित होते हैं। फिर देखिए जैसे कि कोबाल्ट 60 कोबाल्ट शरीर के अतरंग अबुर्द उपचार के लिए, शरीर के अतरंग, ठीक है, बोला गया तुम बड़ा 60 50-60 जैसा दिखता है तो अतरंग दिखता है, तो याद रहे कोबाल्ट जो शास्त्र है वो अतरंग जो है अतरंग अबुर्द के लिए उपचार किया जाता है। और आयोडीन 131 बिल्कुल याद रहता है कि वो थायराइड के लिए होता है। आयोडीन जो है आपको देखेंगे कि हमारे गले में ऐसी तरह से दो जो है तो ग्रंथि रहती है थायराइड वाली, तो इसे याद रख लें कि आयोडीन जो होता है 131 वो थायराइड से होता है। इसमें बोला कि असत्य या असुमेलित होने है, तो जो गोल्ड 198 है ना वो रेटिना दोष के उपचार से, तो ये गलत है। 22वें नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं लास्ट, फिर दूसरे दिन बाकी क्वेश्चन को करेंगे दूसरे सेट प्रैक्टिस में। तो देखो कोबाल्ट 60 सामान्यतः पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। जो कोबाल्ट 60 होता है ना वो गामा किरणें उत्सर्जित करती है, याद रखेंगे कोबाल्ट 60 गामा किरणें उत्सर्जित करती है, जिसके कारण जो है चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखें कोबाल्ट 60 गामा किरणें, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। आपको सेशन जरूर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। मैं ऑथेंटिक क्वेश्चन ही दूंगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं सेट कर रही हूँ, पीडीएफ बना रही हूँ, आप लोगों को मिलेगा, ये पीडीएफ भी आप मुझसे ले सकते हैं। चलिए सेशन को लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।